दोस्तों नमस्कार, मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडिया मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप सभी जानते हैं संवाद इंडिया मंच पर विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हम आपके सामने लेकर आते रहते हैं और आज भी देश की राजनीति से जुड़े एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हम आपके सामने लेकर आए हैं। आप सभी जानते हैं कि संसद में जिस तरह से मणिपुर को लेकर लगातार एक गतिरोध बना हुआ है और जहाँ विपक्ष सरकार से मांग कर रहा है कि प्रधानमंत्री सदन में आए और मणिपुर के ऊपर बयान दें, वहीं सरकार कह रही है कि प्रधानमंत्री का बयान देना आवश्यक नहीं है, संबंधित मंत्री हैं, गृह मंत्री जो हैं वो उस पर बयान देंगे। तो इस तरह से लगातार गतिरोध हम देख रहे हैं और उसी संदर्भ में जो कांग्रेस के सांसद हैं गोगोई जी, उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव को लेकर स्पीकर को अपनी जो मांग, उन्होंने स्पीकर ने उनका अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार किया है और उस पर चर्चा करने के लिए उन्होंने कहा है कि संबंधित पक्षों से सभी से चर्चा करके इस पर समय और दिन उसका निश्चित किया जाएगा। तो जो विश्वास प्रस्ताव के माध्यम से विपक्ष ने सरकार को कहीं न कहीं घेरने की तैयारी की है और जो विपक्ष मांग करता रहा प्रधानमंत्री को सदन में बुलाने की, उनका बयान देने की, तो कहीं न कहीं अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से वह प्रधानमंत्री को बयान देने की जो मांग थी, कहीं न कहीं पूरी होती दिखाई देती है। और बात ये आती है कि अविश्वास प्रस्ताव पर जब सदन में चर्चा होगी, क्या प्रधानमंत्री मणिपुर पर बयान देंगे? यह बड़े सवाल हैं। इन्हीं सब बातों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ देश का बहुत ही वरिष्ठ पैनल जुड़ा हुआ है। हमारे साथ इस समय नेहा जी हैं, जो चंडीगढ़ से हैं और बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। उनका मैं संवाद इंडिया मंच में बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथ ही हरिशंकर जोशी जी मेरठ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वो बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर उनकी अपनी अलग पहचान है। उनका भी मैं बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तो चर्चा की शुरुआत सबसे पहले नेहा जी से करता हूँ। नेहा जी, जैसे पूरा इस समय जो देश की राजनीति में जो एपिसोड चल रहा है, उसमें तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप और हम विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच में देख रहे हैं। विपक्ष लगातार मणिपुर हिंसा को लेकर सरकार को घेर रहा है और जिस तरह से महिलाओं के प्रति जो एक बर्बरतापूर्ण वाला जो व्यवहार का वीडियो सामने आया था, उसने विपक्ष को और ज्यादा हमला करने का अवसर सरकार पर दिया है और सरकार लगातार कह रही है कि मणिपुर की जगह राजस्थान की और छत्तीसगढ़ ऐसे दूसरे राज्यों की भी वह इसमें बात करें कि महिला अत्याचार वहां भी सब जगह हो रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि मणिपुर हिंसा पर जिस तरह सरकार का जो वक्तव्य आना चाहिए, विपक्ष उससे संतुष्ट नहीं है और वह लगातार प्रधानमंत्री के बयान की मांग कर रहा है। और अविश्वास प्रस्ताव जो विपक्ष के द्वारा लाया गया है, उसमें आप किस नजर से इस अविश्वास प्रस्ताव को देखती हैं? क्या विपक्ष के जो मंसूबे हैं सरकार को घेरने के, इसके माध्यम से पूरे होते दिखाई देते हैं? नेहा जी। जी बिल्कुल सही है। जो अविश्वास प्रस्ताव लाया जाना, विपक्षी दलों का जो गठबंधन है 26 विपक्षी दलों का इंडिया, जिसके नाम को ही प्रधानमंत्री ने, आपको पता ही है कि किससे जोड़ दिया है, ईस्ट इंडिया कंपनी और इंडियन मुजाहिदीन जैसे संगठन से उसकी तुलना कर दी है कि देश विरोधी जो संगठन है वो भी अपने नाम के साथ इंडिया लगाते रहे हैं। तो प्रधानमंत्री किस तरह से असहज हो रहे हैं इंडिया के नाम भर से। लगातार जो है, जब विपक्षी दलों का गठबंधन बना भी नहीं था, नाम मिला भी नहीं था, बेंगलुरु में मीटिंग हुई थी, उसी दिन उन्होंने जो एयरपोर्ट बना है अंडमान निकोबार में, वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, उसके उद्घाटन के अवसर पर विपक्षी दलों को ये कहा था कि सिर्फ और सिर्फ ग्रुप फोटो खींचने के लिए ही ये सारे इकट्ठा हुए हैं, भ्रष्टाचार के लिए, भ्रष्टाचार की वजह से ये सारे दल इकट्ठा हुए हैं। और जब नाम की बात आई तो आपने देखा कि मोदी ने इस तरह से जोड़ दिया और उसके बाद उनकी आलोचना सभी 26 विपक्षी दल करने लगे। लेकिन ये साफ दर्शाता है प्रशांत जी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि संसद का मॉनसून सत्र शुरू हुआ और उस दिन उसके एक शाम पहले ये वीडियो आती है, मणिपुर में निर्वस्त्र जो महिलाओं की परेड कराई गई, वो क्रोधित तो हो गए, लेकिन उस क्रोध के बाद वो सदन में आके अपनी स्टेटमेंट नहीं देना चाहते। क्या ये छोटी मोटी घटना है कि देश का जो मुखिया है वो सदन के भीतर इस बात पर चर्चा नहीं करना चाहता या इस मुद्दे पर स्पष्टीकरण तक नहीं देना चाहता, बल्कि गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह को ये जिम्मा दिया जा रहा है। क्यों ना नरेंद्र मोदी इस पर बात करे, क्यों ना हमारा जो मुखिया है, देश का जो मुखिया है, वो स्पष्टीकरण करे, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि एक दो दिन की हिंसा में ये सब घटना बाहर आ गई है। ये तो 3 मई से वहां पर चल रहा है। और ताजा स्थिति ये है प्रशांत जी कि पूरा का पूरा पूर्वोत्तर जो है, 7 राज्य जो है, उनमें असुरक्षा की भावना घर कर गई है। वो कुकी हो, वो मैतेई हो, वो जो एक जो जनजातीय समुदाय है जिसमें चिन, कुकी और एक और मैं नाम भूल रही हूँ, ये जनजातियां आती हैं, ये चाहे मिजोरम में है, चाहे वो मेघालय में है, चाहे वो असम में है,
एक दूसरे जगह, एक दूसरे राज्यों में जहाँ पे नौकरी के लिए या फिर पढ़ाई के लिए ये जो इस समुदाय, जनजातीय समुदाय के लोग रहते हैं, वहां से पलायन करना शुरू हो गया है। डर जो है, सुरक्षा को लेकर जो डर है, वो इतना ज्यादा गहरा गया है कि वो अब पलायन पर मजबूर हो रहे हैं और बड़े बड़े विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। और यहाँ तक बीजेपी के एक एमएलए ने कह दिया है मणिपुर में कि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड है। वो सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेर रहे हैं। वो बीजेपी के विधायक है, हमें भूलना नहीं चाहिए। जब वहां से ऐसी आवाज निकल कर आ रही है तो फिर किससे, जो जनता है वो जवाब किससे ले? वो खुद प्रधानमंत्री से लेगी। गृह मंत्री क्यों जवाब दे रहे हैं, या फिर राजनाथ सिंह? आप तो देखिए राजनाथ सिंह की आज क्या भाषा थी। आज वो कह रहे हैं कि हमें युद्ध के लिए तैयार होना चाहिए। भारत को युद्ध के लिए क्यों तैयार रहना चाहिए? आप पाकिस्तान के बॉर्डर पर खड़े होकर आप कहते हो कि भारत को युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए। चीन बल्कि है जो हमारे साथ जो है लगातार आक्रामक रवैया अपनाए हुए है। पिछले 9 वर्षों में देख लीजिए भारत और चीन के साथ जो सीमा तनाव बना हुआ है, उसका क्या किया हमने, उसकी क्या जो है जटिलता हमने सुलझाई, किस स्तर पर सुलझाई। खुद विदेश मंत्री मानते हैं कि ये उनके करियर का सबसे जटिल जो मुद्दा है वो बना हुआ है। इतना सब कुछ हो रहा है और देश का जो प्रधानमंत्री है वो मौन हो जाता है। और सदन में क्यों ना वो इस स्पष्टीकरण के लिए आ गया है। और यही वजह है कि अविश्वास प्रस्ताव एकमात्र ऐसा जरिया रह गया जिसकी वजह से इंडिया को ये लगता है कि चर्चा तो कम से कम शुरू हो। और चर्चा शुरू होगी, फिर वोटिंग होगी। सबको पता है, यहाँ पे जितने वरिष्ठ लोग बैठे हुए हैं सबको पता है कि एनडीए का संख्या बल क्या है और विपक्षी दलों के गठबंधन का जो संख्या बल क्या है। पता है कि इस अविश्वास प्रस्ताव में हार का सामना करना है, लेकिन चर्चा भर के लिए विपक्षी दल क्या करेगा, तो उसे ये रास्ता अपनाना पड़ा है। और उम्मीद करती हूँ अगर कुछ और रणनीति नहीं है एनडीए की या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, क्योंकि पता नहीं चलता है, कई बार वो अलग ही एक नए नियम के तहत आगे आ जाते हैं। तो क्या रणनीति है ये नहीं पता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान आएगा कि नहीं आएगा, या फिर ऐसा तो नहीं कि अमित शाह जी फिर से उनकी तरफ से पक्ष रखेंगे। तो एक अलग ही तरह की परंपरा संसद में देखने को मिल रही है। विपक्ष को सत्ता पक्ष आरोप लगा रहा है कि संसद की कार्यवाही नहीं चलने देते, लेकिन यहाँ सत्ता पक्ष की कार्यवाही पिछले बजट सत्र में भी हमने देखा। अडानी के मुद्दे पर क्या हुआ, अब वो अडानी का मुद्दा पीछे चला गया है। मणिपुर क्योंकि बहुत ही संवेदनशील मसला है, इस मसले पर भी लगातार सबको जनरलाइज, जैसे हमने पहले भी बात की कि सामान्यकरण कर दिया गया। क्या आप पश्चिम बंगाल, क्या आप राजस्थान, क्या आप छत्तीसगढ़, इन राज्यों की तुलना मणिपुर की स्थिति से कर रहे हैं? आप इस देश के केंद्र सरकार के आप एक मंत्रालय संभाल रहे हैं, एक सम्मानित पद पर आसीन है। क्या स्मृति ईरानी को इस तरह आपा जैसा उन्होंने खोया और वो उस क्रोध भरे लहजे में जो बातें कह रही थी, ऐसा नहीं है कि क्रोधित व्यक्ति से ही बातें करता है। क्रोधित व्यक्ति सिर्फ इसलिए क्रोधित है क्योंकि उनसे ये पूछा जा रहा है कि आप महिला बाल कल्याण मंत्री हैं, आप मणिपुर क्यों नहीं गई। आज ये खबर आई कि उडुपी जा रहे हैं एनसीडब्ल्यू के जो टीम मेंबर्स हैं। उडुपी में एक मुस्लिम लड़की और हिंदू लड़की का कुछ मसला आ गया, उसकी जांच करने के लिए जा रहे हैं। मणिपुर में क्या हो रहा है उसकी एनसीडब्ल्यू की तरफ से कोई रिपोर्ट नहीं सामने आ रही है। वो अचानक से 2 दिन पहले जिन की तरफ बोतल से बाहर आती हैं, उसके बाद से क्या मसला हुआ, कैसे आपने की, आपने अगर टाइम लिमिट दिया है कार्रवाई के लिए तो उसका क्या हुआ। ये सारा जो घालमेल है सरकार का वो चल रहा है। जनता मूक दर्शक बनी हुई देख रही है। सिर्फ और सिर्फ विपक्षी दल इंडिया जो है वो ये कोशिश कर रहा है। और हम उम्मीद करते हैं कि कल सभी दलों के नेताओं से बात करने की बात कही है स्पीकर ने, तो शायद जो नियम होंगे उन्हीं की तरह चर्चा होगी और फिर पूरा देश देखेगा कि चर्चा होती है तो कौन नेता, किस दल का नेता क्या बातें रखता है। जी जी, मेन बात है कि चर्चा किस तरह से होती है, बड़ा महत्वपूर्ण है। और मैं हरिशंकर जोशी जी के पास आता हूँ। हरि जी, जैसे आप नेहा जी ने कहा कि विपक्षी दलों को पता है कि उनके पास संख्या बल नहीं है और सत्ता पक्ष को अविश्वास प्रस्ताव के सामने कोई चुनौती नहीं है, कोई उनका मायने नहीं है उनकी। लेकिन बात ये आती है कि विश्वास प्रस्ताव लाने की ऐसी कौन सी मजबूरी विपक्षी दलों के सामने आ गई कि उन्हें अविश्वास प्रस्ताव संख्या बल कम होने के बावजूद लाना पड़ा। क्या लगता है आपको हरिशंकर जोशी? देखिए, जब आप अपनी बात कह नहीं पा रहे हैं, आपका माइक ऑफ हो जाता है, और जब सत्ता आपकी बात सुनना नहीं चाहती है तो तरह तरह के उपाय किए जाते हैं। उनमें से
एक ये भी है कि अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए, इस बहाने कम से कम बोलने का मौका तो मिलेगा। वरना संसद की स्थिति अब ये हो गई है कि जैसे बच्चे जब हम खेलते थे मोहल्ले में, तो मेरे पास में बैट था, किसी के पास में विकेट था, किसी के पास में बॉल थी, तो जब मैं आउट हो जाता था तो बैट लेके चलता था, नहीं नहीं तुमने बेईमानी की है, मैं घर जा रहा हूँ, मैं नहीं खेलूंगा। ऐसे ही अब जब कोई बोलता है तो स्पीकर साहब कहते हैं कि नहीं, ये रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होगा, पीछे से कहीं से माइक ऑफ हो जाएगा, टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाएगी। अजीब तरीके का व्यवहार है। कुल मिला के एक संसद की जो गंभीरता है, संसद का जो मूल्यवान समय है, जो वहां पर विमर्श होना चाहिए, उसकी जगह एक उन्होंने सर्कस बना दिया है संसद को। और जिस तरह टेलीविजन चैनल्स को लोग देखने लगे थे, बोले एंटरटेनमेंट चैनल देखने की जरूरत क्या है, उसके पैसे एक्स्ट्रा जाएंगे, न्यूज चैनल लगा लो, उसमें भी काफी एंटरटेनमेंट होता है। तो उसी तरीके से अब संसद का भी हाल हो गया है कि वो अलग तरीके की स्थिति है। और वैसे मैं ये मानता हूं कि ये मांग ही गलत है विपक्ष की, कि प्रधानमंत्री जी आए और वो इस पर मणिपुर पर वक्तव्य दें। अरे भाई क्यों दें? प्रधानमंत्री जी हमारे, उनका डंका पूरे विश्व में बजता है, विश्व गुरु है। अब वो विश्व के मंच पर, ग्लोबल फोरम पर कहीं पर कोई कहेगा तो वो, अगर उनकी इच्छा होगी तो बोलेंगे। भाई काहे बोलेंगे? तो उनसे अपेक्षा करना, और फिर अगर आप वो आकर भी खड़े हो गए, फिर वो मुद्दे की बात करेंगे, ये भी जरूरी नहीं है। वो आकर वो कुछ भी बोलेंगे, तो मणिपुर पर नहीं बोलेंगे, एक दो लाइन बोल के फिर वो किसी दूसरे उस पर चले आएंगे। तो आप देखिए, जिसकी उतर गई लोही उसका क्या करेगा कोई। हमारे यहाँ एक कहावत है, लेकिन एक चीज इधर सुनील जी मेरे को समझ में आती है कि पहले क्या होता था कि इनकी पिच पर विपक्ष खेलता था, अब विपक्ष की पिच पर सत्ता खेल रही है। वो एक इंडिया आता है तो ये सब इंडिया पर खेलने लगते हैं, इंडियन मुजाहिदीन, ईस्ट इंडिया कंपनी। 2 दिन बाद वो फिर मणिपुर पर आ जाते हैं, संसद पर आ जाते हैं, तो फिर ये उस पिच को छोड़कर इंडिया वाली को फिर कहने लगते हैं राजस्थान, छत्तीसगढ़। तो अब वो फिर कोई तीसरी आ जाती है तो वो फिर मतलब बदलते हैं। कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी को और सत्ता को ये समझ में नहीं आ रहा है कि उनके पास उपलब्धि नाम की तो कोई चीज है नहीं, कि भाई अपना जिन वजहों से वो सत्ता में आए थे, या मैंने और आपने वोट दिया था, बहुमत मिला था उन्हें, तो वो उनके पास में वो चीजें अब दर्शाने के लिए तो है नहीं, रिपोर्ट कार्ड तो कुछ है नहीं भाई। महंगाई, पेट्रोल और लॉ एंड ऑर्डर, और देख लीजिए देश की सुरक्षा, चाइना को आप देख रहे हैं लद्दाख में, है ना, वो कहते हैं कि हमारे यहाँ तो कोई घुसा ही नहीं, और फिर कुछ दिन बाद और समझ में आती है। तो कुल मिला के आप झूठ का पिटारा लेकर बोलते जाइए एक के बाद एक झूठ, और सिर्फ वही लोग समझेंगे। जैसे हमारे बहुत सारे बाबा हैं, जेलों में हैं आजकल, लेकिन उनके भक्त हैं, उनको अभी भी वो कहते हैं कि नहीं, राम रहीम में 7वीं बार पेरोल मिली है उन्हें। सत्ता को इस्तेमाल करना है तो 7 बार उन्हें पेरोल मिल गई है। वो उनके भक्त वहीं का वहीं है। ऐसे ही देखिए ये जो है, मतलब भक्त का मतलब होता है कि वो अपना जो बुद्धि और विवेक को और तर्क को, ज्ञान को वो किसी ताक में रख देता है, वो व्यक्ति भक्त होता है। अगर उसके पास में तार्किक क्षमता है, बुद्धि है, विवेक है, ज्ञान है, और तो वो भक्त नहीं होगा। और भक्त हमेशा अंधभक्ति होता है। आंख से देख सकने वाला व्यक्ति, अपने विवेक से सोच सकने वाला व्यक्ति
हो ही नहीं सकता। इसलिए भक्तों की तो बात आप छोड़ दें, बाकी जो चेतना है जिन प्राणियों के भीतर, वो इस वक्त त्राहिमाम कर रहे हैं। जी प्रशांत जी। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने कि भक्तों की आपने परिभाषा दी है, वह काफी हद तक सटीक भी बैठती है। और मैं सुनील जी के पास आता हूँ। सुनील जी के जो विश्वास प्रस्ताव की जो एक रूपरेखा, जो एक प्लानिंग जो विपक्ष ने की है, और जो प्रधानमंत्री के बयान की लगातार मांग करता रहा है, जैसे कि हरि जोशी जी ने भी कहा कि जरूरी नहीं है प्रधानमंत्री वक्तव्य दें अपना विश्वास प्रस्ताव को लेकर, और मतलब वही संभावना क्या लगती है आपको कि प्रधानमंत्री जी मणिपुर के ऊपर बयान देंगे, या दूसरी तरह के और जो सब्जेक्ट हैं, जो विषय हैं, उन पर अपना वो वक्तव्य केंद्रित करेंगे? धन्यवाद प्रशांत जी। मुझे नहीं लगता कि मणिपुर की घटना के ऊपर प्रधानमंत्री जी कुछ बोलेंगे, और यह मैं इस आधार पे मेरा यह सोचना है कि संसद के सत्र के पहले दिन जो उन्होंने संसद के बाहर मीडिया से जो उन्होंने वक्तव्य दिया, और मणिपुर की घटना के साथ साथ उन्होंने छत्तीसगढ़ और राजस्थान का उल्लेख किया, इस आधार पे मेरा मानना है। दूसरी बात कि अब तक तमाम आयोजनों में वो गए हैं, लेकिन उन्होंने कहीं भी मणिपुर की घटना का उल्लेख नहीं किया। मणिपुर की घटना को रोकने के लिए, उसमें शामिल लोगों को सजा दिलाने के लिए, लोगों में बढ़ रहे तनाव को दूर करने के लिए, दोनों समुदायों के बीच सुरक्षा का भाव पैदा करने के लिए सरकार के द्वारा अगर कोई कदम उठाए गए हैं तो उसकी कोई चर्चा उन्होंने नहीं की। आज पुराने प्रगति मैदान में उन्होंने एक नए भवन का उद्घाटन किया, बड़ा लंबा चौड़ा प्रोग्राम हुआ, आप भाषण सुन लीजिए। उसमें मणिपुर का म भी उन्होंने नहीं कहा। वह केवल ये बताते रहे कि अगले बार जब वो सत्ता में आएंगे तो क्या करेंगे, देश को कहाँ ले जाएंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे। प्रशांत जी, हम हुए चाहे हरि जोशी जी हुए, हम लोग ओल्ड स्कूल ऑफ जर्नलिज्म के विद्यार्थी हैं। पुराना जो स्कूल जर्नलिज्म का होता था, उसमें जो भविष्यवादी शब्द होते हैं ना, ये केवल प्रचार है। जो आप कहते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे, यह केवल और केवल प्रचार है। हम लोगों को यह बेसिक सिद्धांत बताया जाता था। हम जब आप ये बताने की स्थिति में नहीं होते कि हमने क्या किया है, गोया कि आप असफल हैं, फिर आप आलोचना के शिकार होते हैं। अब यह जो समय है, आपको यह बताना है कि पिछले 9 वर्षों में आपने किया क्या है, इस देश के मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए आपने क्या क्या कार्रवाई की। 2014 में आपने दिया, बहुत हो चुकी महंगाई की मार। महंगाई क्या स्थिति है 2014 से आज के बीच में, कितना घट गई वो, कितना बढ़ गई, लोगों का जीवन कितना आसान हो गया, आपको ये बताना। महिलाओं के सम्मान के साथ खिलवाड़ करने की अनुमति किसी को नहीं दी जाएगी, आपने कहा। आज महिलाओं के सम्मान के लिए आप कितने चिंतित थे, आप ये बताइए। अगर आप भारतीय जनता पार्टी सांसद के खिलाफ देश के महिला पहलवानों ने आरोप लगाए, उन्होंने खुले आसमान के नीचे बैठ के धरना दिया, तो सरकार ने क्या किया? अगर उन्नाव के जो मामला हुआ था, उससे भारतीय जनता पार्टी ने अपने विधायक के खिलाफ क्या कार्रवाई की? वह कि पूरे देश के पैमाने पर महिलाओं के अंदर सुरक्षा का भाव पैदा करने के लिए, उनके सम्मान को बचाए रखने के लिए सरकार ने कौन कौन सी कार्रवाई की, आपको ये बताना है। आप मणिपुर देश के किसी कोने में कहीं भी हिंसा का समर्थन नहीं किया जा सकता, बिल्कुल नहीं किया सकता। और वो सभ्य समाज नहीं है कि जो अगर हिंसा के साथ है। महिलाओं के साथ हो रही हिंसा का तो कदापि नहीं किया जा सकता। हम लोग मानते हैं, हम लोग उस समाज में पले बढ़े हैं, हमको नैतिक मूल्य सिखाए गए हैं कि महिलाएं, बच्चे और वृद्ध ये आदर के पात्र हैं। ये हमारे जीवन शैली में शामिल है। किसी जगह हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ में हुआ हो, चाहे राजस्थान में हुआ हो, चाहे पश्चिम बंगाल में हुआ हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हुआ, कहीं भी अगर महिला के खिलाफ हिंसा हुई है तो उसका संज्ञान लेना चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन कानून व्यवस्था, किसी अपराधी ने किसी कानून व्यवस्था के समस्या के तहत कोई अपराध हो गया हो, उसको आप जब एक समूह दूसरे समूह के खिलाफ हमला कर रहा है, उसको आप एक साथ नहीं, एक तराजू के ऊपर नहीं रख सकते। अगर एक समूह दूसरे समूह के ऊपर हमलावर है,
एक समूह के लोग दूसरे समूह से अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, एक समूह के लोग दूसरे समूह के जान माल के पीछे पड़े हुए हैं, तो एक गंभीर समस्या है। वह समाज जहाँ पे पूर्वोत्तर में क्या आदिवासी अपने महिलाओं को बहुत सम्मान के साथ देखता है, उनके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, ये कभी नहीं होता वहां का, आप जाके देख लीजिए वहां पर। ऐसे परिवेश में अगर एक समूह अपने महिलाओं के साथ वो नाराजगी व्यक्त करने लगे और हिंसा आमादा हो जाए, तो बड़ा सवाल है, उसको गंभीरता से लेना पड़ेगा आपको। और अगर आप गंभीरता से नहीं लेते, गोया क्या असफल है। इसका मतलब कि जो विपक्ष आरोप लगा रहा है कि जो लोग हिंसा में शामिल हैं, जो लोग हिंसा कर रहे हैं, उनको सरकार का संरक्षण प्राप्त है या सरकार कुछ कर नहीं पा रही है, यह आरोप सही माना जाएगा। हिंसा लोगों के खिलाफ आप कैसे कोई आप रोकने के लिए क्या प्रबंध किए हैं? अगर राज्य सरकार को लेकर के वहां का स्थानीय नागरिक मुख्यमंत्री को एक वर्ग विशेष का प्रतिनिधि मान ले, तो इससे बड़ा सवाल क्या हो सकता है? संवैधानिक व्यवस्था के टूटने का इससे बड़ा प्रमाण कुछ चाहिए क्या आपको? एक सरेआम मैंने वीडियो क्लिप जारी होता है, वायरल होता है, वो उसमें तमाम लोग दिखाई पड़ते हैं महिलाओं के साथ अपराध करते हुए, और उसमें 5 आदमी गिरफ्तार किए जाते हैं। एक काम करने का ढंग है आज के दौर में। अभी तक आप उनकी पहचान नहीं कर पाए। एक समूह दूसरे समूह के से अपने को बचाने के लिए बंकर बना के रह रहा है वहां। एक समूह दूसरे समूह से अपने आप जान माल की हिफाजत करने के लिए रात भर 24 घंटे पहरेदारी कर रहा है, लाठी डंडा बंदूक लेकर के। क्या हालात पैदा कर दिया, और ये हालात क्यों बन गए? अगर क्या किसी राज्य में सुरक्षा कर्मियों के असलहे लूट लिए जाए, वहां कानून व्यवस्था बचा हुआ है क्या? लूटने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो, लाखों की संख्या में कारतूस लूट लिए जाए और अभी लोगों की गिरफ्तारियां ना हो, सच ऑपरेशन में चल पावे, कौन सी व्यवस्था है वहां? और क्या इसकी जवाबदेही नहीं बनती? और जो मणिपुर में हुआ वो मणिपुर तक सीमित नहीं है, आसपास के राज्यों में उसका असर होने लगा है। और यह आप इसलिए सरकार इसको स्वीकार कर रही है कि पड़ोसी राज्यों में जो दूसरे समुदाय के लोग रह रहे हैं, उनको हटा के अन्य राज्यों में भेजा जा रहा है, सुरक्षित स्थानों में भेजा जा रहा है। क्यों भेज रहे हैं आप, अगर स्थितियां सामान्य है तो? आप सरकार का मतलब अपने सभी नागरिकों के प्रति समान भाव और लोगों में सुरक्षा का भाव पैदा किए बगैर आप कोई उपलब्धि हासिल नहीं कर सकते। समाज को संघर्ष में डाल करके, तनाव में डाल करके, एक दूसरे के प्रति घृणा का भाव पैदा करके, विभाजन की लाइन में रेखाएं खींच करके आप समाज को आगे नहीं बढ़ा सकते। और इन तौर तरीकों को एक वर्ग तो स्वीकार कर सकता है, जो जोशी जी ने जिनका नाम भक्त कहा, हो सकता है लोग स्वीकार कर लें, लेकिन जो समाज तरक्की चाहता है, जो बेहतरी चाहता है, जो सरकार से उम्मीद करता है, वो तो इसको स्वीकार नहीं करेगा। हम और आप जिन सामाजिक और जीवन के मूल्यों के साथ आगे बढ़े हैं, उनमें हमको अस्तित्व की बात सिखाई गई है, सहिष्णुता की बात सिखाई गई है, एक दूसरे को स्पेस देने की बात सिखाई गई है। ऐसा तो होता नहीं। क्या आप मणिपुर में जो बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक के निगाह से समाज देखता है एक दूसरे को? वो आदिवासी कहे जाते हैं, ट्राइबल्स कहे जाते हैं, वो अपने अपने जीवन शैली के साथ खुश है, उनकी जीवन शैली है, और एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक दूसरे के मामलों में टांग नहीं अड़ाते हो, अपना अपना जीवन जी रहे हैं। लेकिन कोई हिंदू है, कोई क्रिश्चियन है, कोई मुसलमान है, कोई जैनी है, कोई बौद्ध है, इस निगाह से तो नहीं देखा जाता था। ये हम पहली बार सुन रहे हैं। तो आखिर इन चीजों को हवा कौन दे रहा है? और क्या इन चीजों को हवा दे करके आप जो दावा करते हैं कि आप बेहतर भारत बनाएंगे, ये संभव है क्या? जो अविश्वास का प्रस्ताव विपक्ष ने लाया है, यह सरकार के कामकाज के ऊपर एक बहुत बड़ी टिप्पणी है। सरकार विधान संसद में लोग मांग रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी वक्तव्य दें, तो कौन सा गुनाह कर रहे हैं? क्या निर्भया कांड जब हुआ था दिल्ली में, तो क्या प्रधानमंत्री जी ने बयान नहीं दिया था? मनमोहन सिंह जी स्वतः आकर के राष्ट्र को संबोधित नहीं किया था उन्होंने? उस समय जो सरकार की विफलता थी उन्होंने स्वीकार नहीं किया। उन्होंने नहीं कहा था कि इस घटना को लेकर के लोगों के मन में जो आक्रोश है वो स्वाभाविक है, इस स्वीकार उन्होंने नहीं किया। हम अपने प्रधानमंत्री को नहीं सुनना चाहेंगे तो कब किसको सुनेंगे? और वो भी तब जब कोई मसला अंतर्राष्ट्रीय हो जाए, दुनिया के तमाम देश उस पर चर्चा करने लगे, तो दुनिया के तमाम देशों को आश्वस्त कौन करेगा कि आप जो सोच रहे हैं गलत सोच रहे हैं, सही सोच रहे हैं,
सरकार क्या कर रही है, इसको प्रधानमंत्री के अलावा कौन आश्वस्त कर सकता है? और अगर विपक्ष प्रधानमंत्री जी से कोई बयान चाहता है तो क्या कोई तर्कसंगत बात, अतार्किक बात कर रहा है क्या वो? अगर आप संसद में नहीं बोलेंगे तो कहां बोलेंगे, और क्यों नहीं बोलेंगे आप? देश के किसी भी हिस्से में अगर इस तरह की अराजकता फैली हुई है तो उस पर प्रधानमंत्री का वक्तव्य क्यों नहीं होना चाहिए? अव्वल तो मेरे जैसा मानते हैं कि व्यक्ति का मानना है कि मांग का सवाल नहीं पैदा होता, प्रधानमंत्री को स्वतः वक्तव्य देना चाहिए कि वहां पे ये हालात है, या तो भारतीय जो सत्तारूढ़ दल है वहां की स्थितियों का राजनीतिक फायदा लेना चाहती है, या तो वहां पे वो कुछ करने में उसके बूते का नहीं रह गया, पूरी संवैधानिक व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई है। क्या मणिपुर में राज्य सरकार बर्खास्त नहीं हुई थी जब इस तरह के उपद्रव हुए थे? 1996 में जब इन्हीं मैथियों में और कुकी समुदाय में झगड़ा हुआ था, नरसिम्हा राव साहब की सरकार थी, वहां की सरकार बर्खास्त नहीं हुई थी, प्रधानमंत्री वक्तव्य नहीं दिया था, प्रधानमंत्री ने सर्वदलीय बैठकें नहीं बुलाई थी। तो सरकार इसी बात के लिए होती है ना, और किस बात के लिए होती है? और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो ये चिंता का विषय है। और मुझे लगता है कि सरकार के खिलाफ जिस तरीके से विपक्षी दल हमलावर हैं, एक बड़ी चुनौती है। जो विपक्षी दलों ने जो एक राजनीतिक माहौल सत्तारूढ़ दल के खिलाफ बनाया है, वह धीरे धीरे गंभीर होता चला जाएगा, क्योंकि सवालों का जवाब दिए बगैर आप लोगों को शांत नहीं कर सकते, उनको तर्कसंगत तरीके से समझाए बगैर, संतुष्ट किए बगैर आप अब उनके विश्वास को हासिल नहीं कर सकते। और अगर विश्वास टूटने का क्रम शुरू हो जाएगा तो फिर रुकेगा नहीं ये कहीं। ये इस बात को लेकर मतलब प्रधानमंत्री को आमंत्रित करने के लिए अविश्वास प्रस्ताव है, यानी कि जो ये संसदीय व्यवस्था में आपका विश्वास नहीं है, मजबूर करना किसी को, किसी सरकार को, ये तो कहीं से भी तर्कसंगत नहीं है, उचित नहीं कह सकते आप। यह इतना बड़ा गंभीर विषय। अब अगर इस तरह की देश के एक हिस्से में जो सीमावर्ती राज्य है, क्या आपने कभी देखा है कि दुनिया में किसी भी देश ने अपने सीमावर्ती राज्य में इस तरह की अराजकता को बर्दाश्त किया और लंबे समय तक चलने दिया हो? कभी हुआ है ऐसा? क्या जो जिस किसी भी समाज में जो अल्पसंख्यक समुदाय होता है उसके खिलाफ इस तरह के रवैया अपनाते हुए कहीं आपने देखा है? दुनिया के किसी भी देश ने, किसी भी समाज ने, किसी भी समूह ने जो तरक्की की है, क्या वो केवल बहुसंख्यकों के भरोसे कर लिया? और इस तरह का भेदभाव का रास्ता अख्तियार करके कोई तरक्की कर पाया है आज तक? नहीं कर सकता वो। आपको अपने नागरिकों को समान भाव से ही देखना होगा। क्यों? कि देश की तरक्की में हर नागरिक का योगदान है, चाहे वो बहुसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधि हो, चाहे अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधि हो। तो जो कुछ भी मणिपुर में हो रहा है वो बहुत ही चिंताजनक है, और जो कुछ भी सरकार की तरफ से कार्रवाई हो रही है उसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। ये ढंग नहीं होता है अपने देश की जनता को विश्वास में लेने का और उनकी चिंताओं को दूर करने का। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने कि जो सरकार का रोल है वह कहीं ना कहीं लोगों की उम्मीदों पे जैसा चाहिए उस तरह से खरा नहीं उतरता। और मैं नेहा जी की पसंद, नेहा जी जैसे मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह का उदाहरण दिया सुनील जी, तो अगर हम उस समय की बात करें 2012 की, जब निर्भया का तो साथ जो दिल्ली के अंदर हुई, तो जिस तरह लोगों को गुस्सा सड़कों पर दिखाई दिया था, पूरा एक जो दिल्ली लुटियन से दिल्ली कही जाती है, पूरा क्षेत्र वहाँ पर लोगों के प्रदर्शन का एक गवाह बना हुआ है। और ऐसे में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने आगे आकर उस गुस्से को स्वीकार भी किया, लोगों के जो गुस्सा था, रोष का सराहना था, उसको उन्होंने स्वीकार भी किया और माना कि गुस्सा जायज है। मैं भी 3 बेटियों का पिता हूं, उन्होंने राष्ट्रगान संबोधन भी किया। और हमने देखा कि जब वो उस निर्भया के साथ जो बजरंगी जिस तरह से होती, उसका जो शरीर जिस हालत में पहुंच गया था, उसके इलाज को सिंगापुर भेजा, और जब वह उसकी बच नहीं पाई, उसका शव जब दिल्ली एयरपोर्ट पाया, तो वहाँ पे खुद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी और चेयरपर्सन यूपीए की सोनिया गांधी स्वयं वहाँ पर उपस्थित थे एयरपोर्ट पर। तो ये संवेदनशीलता वर्तमान सरकार के अंदर दिखाई देती है, उसका अभाव दिखाई देता है आपको इस तरह की संवेदनशीलता? अब प्रशांत जी, अभाव अब मुद्दों की राजनीति है। वर्तमान सरकार ने ऐसी राजनीति की है जिसमें मुद्दे गायब कर दिए गए, सिर्फ और सिर्फ धार्मिक उन्माद के बल पर चुनाव में जीत सुनिश्चित करने की कोशिशें लगातार हमने देखी हैं। और यही वजह है कि जनता के मुद्दे क्या है, जनता की क्या समस्याएं हैं, चाहे वो समस्या मणिपुर जैसी ही क्यों ना हो, लेकिन इसे कोई मुद्दा ही नहीं सर्वप्रथम माना जाता है।
जब कोई भी सरकार किसी जनता की समस्या को मुद्दा ही नहीं मानेगी तो उस पर एक्शन ही क्यों किया जाएगा, उसको प्राथमिकता ही क्यों मिलेगी। आप देखिए प्रगति मैदान का जिस तरह से भव्य उद्घाटन किया गया, उसे भारत मंडपम का नाम भी दिया गया है, इसे विकास का एक नमूना कहा जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार का, कि ये देखिए ये विकास का जो है नमूना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। ऐसे विकास का अगर जनता, जैसे हरी जोशी सर ने कहा है कि वो जनता जिसमें चेतना है, जिसमें विवेक है, जिसमें जो मानवीय मूल्य हैं, अगर वो सब है तो उसे क्या भारत मंडपम जैसा आलीशान जो कन्वेंशन सेंटर है चाहिए। उस कन्वेंशन सेंटर का क्या रोल है जब मेरे भारत का एक राज्य मणिपुर जल रहा है और वो जलते जलते उसकी आंच इतनी ज्यादा व्यापक रूप से फैल चुकी है कि उसने पूरे पूर्वोत्तर को ही अपने आगोश में ले लिया है। और सभी जनजातियां जो वहां पर पिछले लंबे समय से, अब धीरे धीरे वहां पर एक स्थिरता आ गई थी, एक जो है शांति आ गई थी, वहां तरक्की भी होने लगी थी। कुछ तरक्की का क्रेडिट चलिए मोदी सरकार को भी दे देते हैं, लेकिन ऐसी तरक्की का क्या हम करेंगे जहाँ पे इस स्तर पर अस्थिरता आ गई हो, जहाँ इस स्तर पे अशांति आ गई हो, जहाँ एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से डर रहा हो, जहाँ टेंट में 60,000 से ज्यादा लोग रहने पर मजबूर हुए हो, जहाँ इंटरनेट की सेवा ना हो, दवा ना मिल पा रही हो लोगों को। एक बुजुर्ग महिला जिसके पति को पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम ने जो है सम्मानित किया था, वो स्वतंत्रता सेनानी थे, उनको भीड़ ने घर में जिंदा ही जला दिया। तो क्या देश को ऐसी तरक्की चाहिए? भारत एक धर्मनिरपेक्ष और इन विभिन्न राज्यों की डाइवर्सिटी से भरा एक देश था। तो क्या हमें ऐसा देश चाहिए, हमें ऐसा विकास चाहिए? प्रधानमंत्री ने कहा, जैसा कि सुनील सर ने भी कहा, कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि अगर तीसरा टर्म आ गया तो हम तीसरे नंबर की इकोनॉमी हो जाएंगे। ये तीसरे नंबर की इकोनॉमी कैसी है? आप देखिए ना, असमानता की जो खाई है। एक और रिपोर्ट में पढ़ रही थी, इसी रिपोर्ट के रिसर्च के क्रम में, जो ये कन्वेंशन सेंटर है, यहाँ पे छोटे और मझोले उद्योग जो है भारत के, इनको भी एक अंतर्राष्ट्रीय मंच मिलेगा। ये एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय मंच है जो भारत में ही छोटे और मझोले उद्योग है उनका तो हाल बुरा हो रहा है। जो फुटवेयर इंडस्ट्री है, एक नया नियम आया है जिसमें फुटवेयर इंडस्ट्री को अब उसके तहत पंजीकरण कराना, बीएसआई के नियम का अगर पालन करेगी तो उसे जो रिसाइकलिंग है वो नहीं कर पाएगी और फुटवेयर का जो कॉस्ट हो जाएगा वो बढ़ जाएगा। यानी उस नियम के अनुसार फुटवेयर के निर्माण में जो खर्चा आएगा, 100 रुपए की जो चप्पल मिलती है वो 250 की मिला करेगी। आम आदमी तो महंगाई के गर्त में जा रहा है, उसकी इनकम का कोई सोर्स नहीं क्रिएट हो रहा है, रोजगार के अवसर नहीं पैदा हो रहे हैं, प्रधानमंत्री सपने ही दिखाए जा रहे हैं। धरातल पर क्या है? सुनील सर ने एक और बात कही थी कि वंदे भारत ट्रेन को प्रधानमंत्री कहते हैं कि इतना लोकप्रिय है कि हर जगह जो है इसकी डिमांड हो रही है, लेकिन सच्चाई सच में ये है कि वंदे भारत ट्रेन जो है ये खाली जा रही है, इनकी जो एवरेज सीटें है वो भी नहीं भर पा रही, टिकट इतना महंगा मिल रहा है। सभी सेवाओं को, सभी रोजगार के जो प्लेटफॉर्म है उनको सिर्फ और सिर्फ अमीरों के लिए ही जो है डिजाइन किया जा रहा है, गरीबों के लिए और जो मध्यम वर्ग है उनके लिए देश नहीं डिजाइन किया जा रहा है, उनके लिए देश डेवलप नहीं किया जा रहा है। तो क्या ऐसी जनता को तीसरा टर्म जब वो देगी तो ऐसी सरकार चाहेगी? और यही असुरक्षा की भावना असहजता के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भाषण देते तो अब ये दिखने लगी है। और ये असहजता आज स्मृति ईरानी के भी लहजे में नजर आई संसद के भीतर। और जितने तमाम कैबिनेट मंत्री हैं, चाहे वो राजनाथ सिंह आज जब भाषण दे रहे थे, उनके भी लहजे में दिख रहा था कि हम युद्ध करने के लिए तैयार हैं। हमें युद्ध क्यों करना है? आप तो युद्ध, आप खुद कहते, प्रधानमंत्री हर देश में जाकर जब भी विदेश दौरे पर जाते तो यही कहते हैं ये काल युद्ध का काल नहीं है, लेकिन राजनाथ सिंह जाते तो कहते हैं कि युद्ध के लिए तैयार रहना है। ऐसी सरकार है जो अलग अलग मोर्चे पर अलग अलग स्टेटमेंट दे देती है और उन्हें लगता है कि देश की जनता उनको जो है समझ नहीं पा रही है, वो कहीं कुछ भी बोल देंगे तो वही सच हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। देश की जनता जान रही है, समझ रही है, और अगर अपने विवेक से काम ले रही है तो कम से कम ये अच्छी बात है कि विपक्षी दल मिलकर अब जो है देश की जो समस्याएं हैं, जो जनता की परेशानियां हैं, उसको संसद में उठाने की कोशिश कर रहे हैं। अडानी का मसला दम ऐसा लग रहा है कि वर्तमान में दम तोड़ रहा है, लेकिन ये सवाल अभी भी बना हुआ है कि रातों रात एक कंपनी
इतनी दुनिया भर में जो है इतनी अमीर कैसे हो गई, इतना पैसा मुनाफा कैसे कमा लिया, और जो देश के छोटे और मझोले उद्योग हैं वो क्यों नोटबंदी के बाद से इस सर्वाइवल की भी स्थिति में नजर आते हैं। तो जैसे आपने नेहा जी को सुना, सुनील जी को सुना, बात ये आती निकल के जब प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि 140 करोड़ लोगों को आशीर्वाद प्राप्त है, समर्थन प्राप्त है, और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री मोदी को जो समर्थन दिया है देश में वो अभूतपूर्व भी है और उल्लेखनीय भी है। उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री जो जनता के मुद्दे हैं, जो जनता की समस्याएं हैं, जनता की जो पीड़ा है, उसको एड्रेस करने से बचते क्यों हैं? हरिशंकर जोशी, माइक खोलिए, माइक बंद। क्योंकि उन्हें मालूम है जनता उन्हें उन मुद्दों पर वोट नहीं दे रही है। अब जो लोग बचे हुए हैं उनके साथ में वो 2014, 2019, अब 2024, तो जो स्थितियां अब बन रही हैं उसमें आप देखिए कि लगातार उनका घट रहा है और लोकप्रियता भी घट रही है। लोग समझ भी रहे हैं, सारी चीजें एक्सपोज भी पूरी तरीके से हो चुके हैं, लेकिन वो ये जानते हैं कि हमको जो वोट मिल रहा है वो अभी भी जैसे हिंदू मुसलमान के नाम पर मिलेगा, वो हमको राष्ट्रवाद के नाम पर मिलेगा, वो हमको युद्ध के नाम पर मिलेगा। वो पुलवामा के नाम पर 19 में मिल गया था, राष्ट्रवाद जागृत हो गया था लोगों का। तो वो मानते हैं कि ये ऐसा है, इसलिए इन मुद्दों पर बोलने की जरूरत नहीं है। चुपचाप कान में रुई लगा लो और ध्यान मत दो उनकी तरफ, और तुम्हें जो बोलना है वो बोलो। तो वो बिल्कुल निर्विकार भाव से प्रधानमंत्री जी और उनकी टीम वही काम कर रही है। और मणिपुर का वो माँ बोले ना बोले, लेकिन वो छत्तीसगढ़, राजस्थान और तमाम जगह की जहां पर विपक्षी दलों की सरकारें हैं, उनकी असफलताएं, उनके वहां के होने वाले रूटीन के जो अपराध हैं उनको बहुत ऊपर कर गाते बजाते रहेंगे, ढोल पीटते रहेंगे, है ना। बोले देखो देखो, बोले क्या हुआ, तुम्हारी कमीज गंदी है मोदी साहब, आज तो इसमें दाग धब्बे नजर आ रहे हैं मणिपुर के। बोले तुम्हारी तो मुझसे भी ज्यादा गंदी है, देखो राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, ये है वो है। तो ये सब चीजें जो हैं वो जानते हैं कि उन्हें जो वोट मिलना है वो विभाजन की राजनीति पर मिलना है। अभी मणिपुर को अगर हम देखें तो वहां की राज्यपाल ने बड़े व्यथित होकर कहा कि सब ऊपर बता चुकी हूं, और ऐसा मैंने जीवन में कभी नहीं देखा। इतना भयावह दृश्य मैंने जीवन में नहीं देखा, और जो हो रहा है वो अकल्पनीय, असहनीय है। तो उसके बाद वहां की राज्यपाल जो है वो कह रही है उसका, अब ठीक है भाई, आप उसके बाद भी बनाए हुए हो। वहां का मुख्यमंत्री खुद बोलता है, बोले ये तो एक वीडियो लीक हो गई, ऐसी तो हर मिल जाएंगी वहां। इससे ज्यादा निर्लज्जता की बात और क्या हो सकती है। और सच है कि जिस तरह की वीडियो आ रही है, जिस वीडियो पर बात चल रही है, उसके अलावा जो बाद में वीडियो आई है वो तो रूह कपा देने वाली हैं, जिस तरीके के हैं। और आप देखिए कि जो सरकार पहलवानों के मुद्दे पर अपने एक सांसद को नहीं छोड़ सकती, उसका पूरा बचाव किया, सबको सामने दिखाई दिया किस निर्लज्जता के साथ में चार्जशीट पेश की गई, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर FIR हो गई, उसके बाद जो जांच हुई उनको जमानत मिल गई। कुल मिला के उन्होंने अपने एक सांसद को बचा लिया, और उसका कब्जा भी उस फेडरेशन पर बरकरार है दाएं बाएं से, ये भी तय है। तो अब ऐसी स्थितियों में जब कोई सरकार ये जानती है कि मैं विकास के नाम पर, मेरे स्टेट्स में अगर भ्रष्टाचार हो रहा है या कुछ हो रहा है, इसके नाम पर वोट ही नहीं मांगूंगा, और मैं तो जब वोट लेने जाऊंगा तो बजरंगबली की बात करूंगा, मैं प्रभु श्री राम की बात करूंगा, मैं
कुछ और बात करूंगा, मैं कहूंगा देखो हम विश्व शक्ति बन गए हैं, भारत इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, ऐसा ऐसा है, भारत का पूरे दुनिया में डंका बज रहा है और भक्त लोग तालियां बजाएंगे, मीडिया जो है वो उसका प्रचार प्रसार करेगा। का जो सोशल मीडिया है वो तो मिसाल है पूरी दुनिया में। वो तो उन्हें मालूम है कि उनको जो वोट मिलना है वो इस विकास के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर, महिलाओं की और दलितों की वैसे भी उस जगह पर जो सोच है दक्षिणपंथियों की, उसका कोई स्थान है नहीं। वो कीड़े मकोड़ों जैसी स्थिति में है उनकी मानसिकता के भीतर। तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका भाजपा का मंत्री, उनका विधायक मणिपुर का कहता है कि साहब जो हो रहा है वो वहां की सह पर हो रहा है, केंद्र सरकार की तरफ सीधा सीधा वो आक्षेप लगाता है, इशारा करता है। तो जब सारी चीजें क्लियर हैं और ये भी क्लियर है कि वहां ये कहते हैं, अगर इंटरनल अगर आपके बातचीत है कि भाई जो मैतेई हैं वो अब हमारे पास पूरे इंटैक्ट तरीके से आ गए, मैतेई वोट हमारा हो गया और उन्हें कुल मिला के जीत के समीकरण बनाने हैं अब। तो वो कैसे, चाहे लाशों पर चलकर, चाहे खून की नदियां बहाकर, चाहे किसी भी तरीके से, चाहे छद्म तरीके से, उनको सत्ता चाहिए। और सत्ता पिपासु इतने हैं कि अगर उनको जनता बहुमत नहीं देगी तो वो एमएलए खरीद लेंगे, एमपी खरीद लेंगे। अभी इस वक्त वो मतलब पूरी तरह गुमान में है, उनको अभी वो गुमान में है कि उनका कुछ बिगड़ नहीं सकता है। वो फिर से आएंगे, 24 में भी आएंगे, उनके भक्त कहते हैं 29 में भी आएंगे और अब 34 भी गिनाने लगे हैं। मेरी थोड़ी गिनती कमजोर है, अगर एक आध साल इधर उधर हो गया हो तो इसलिए प्रशांत जी आप उनसे उम्मीद मत करिए, आप ये उम्मीद मत करिए कि वो संवेदना होगी उनके अंदर। उनको सिर्फ कुर्सी चाहिए और उनकी एक जो सोच है उसके मुताबिक भारत चल रहा है। और वो भी जानते हैं कि इस देश से मुस्लिमों को पाकिस्तान नहीं भगाया जा सकता। वो भी जानते हैं कि एक और विभाजन हम बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है, लेकिन उसके बाद भी एक ऐसा वो परसेप्शन बनाते हैं। और देखो अगर मोदी जी चले गए तो ये तुम्हें मार काट कर खा जाएंगे, बहुत बुरी स्थिति हो जाएगी। इस तरीके के, जहां मैतेई कुकी लड़ सकते हैं वह मैतेई कुकी लड़ेंगे, जहां हिंदू मुसलमान लड़ सकते हैं वह हिंदू मुसलमान लड़ेंगे, और जहां जाट गुजर लड़ सकते हैं वहां जाट गुजर लड़ेंगे, जहां जाट और नॉन जाट लड़ सकते हैं वहां जाट और नॉन जाट लड़ेंगे, और कुछ नहीं होगा तो मुझे और सुनील भाई को लड़वा देंगे। तो साहब प्रशांत जी, ये बड़ी गंभीर आपने बातें कही। हाँ, लड़ाकर उन्हें अपना लाभ लेना है और वो ले रहे हैं। बड़ी गंभीर बात आपने कही। मैं सुनील जी के पास आता हूँ, कार्यक्रम मंत्री सुनील जी। वो विश्वास प्रस्ताव पे डिबेट जो पार्लियामेंट के अंदर होनी है, उसको आप किस दृष्टिकोण से देखेंगे? क्या दोनों ही पक्ष, सत्ता पक्ष और विपक्ष की हम बात करें, क्या दोनों अपना स्कोर करने में कामयाब होते दिखाई देते हैं? जहाँ सत्ता पक्ष विपक्ष को जो उनकी कहते हैं कि जैसे सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं कि विपक्ष की धज्जियां उड़ा देंगे हमारे प्रधानमंत्री जी या गृह मंत्री जब बोलेंगे, और विपक्ष सरकार को घेरने के तमाम प्रयास, जो तमाम आरोप लगा रहा है। तो ये जो अविश्वास प्रस्ताव की जो डिबेट होनी है, इसमें क्या आने वाले जो लोकसभा चुनाव है उसका कुछ एजेंडा निर्धारित हो जाएगा? क्या लगता है आपको? बिल्कुल, लोग जो अविश्वास प्रस्ताव को ला करके विपक्ष ने अपने एजेंडे को ही निर्धारित किया है कि इसके माध्यम से सरकार के ऊपर वो हमलावर होगा। जिस तरह की सरकार के ऊपर वो हमलावर है, जगह जगह सरकार की नीतियों के कार्यक्रमों की आलोचना कर रहा है, उनकी असफलताओं का उल्लेख कर रहा है। राहुल गांधी ने अपने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान तमाम तरह से सरकार पे हमले किए, उन तमाम चीज़ों की चर्चा करेगा और मणिपुर की घटना को लेकर के सरकार को घेरने की कोशिश करेगा कि किस तरह की सरकार असफल साबित हो रही है। यह सही है कि जो मणिपुर में जो जिसकी बात हरी जी कर रहे हैं कि
बहुसंख्यक की राजनीति करने के लिए भारतीय जनता पार्टी जानी जाती है, भारतीय जनता पार्टी वो कर रही होगी। किसी भी राजनीतिक दल को अपने योजना के अनुसार राजनीति करने का हक है, और जो जैसे सोचना चाहे वैसे राजनीति करे। सवाल केवल यह है कि जो जिस तरीके से आप सोच रहे हैं, जिनसे आप जन समर्थन मांगने गए हैं, क्या वो भी वैसे ही सोच रहे हैं? कर्नाटक का चुनाव इसका उदाहरण है। कर्नाटक में भी तो यही प्रयोग कर रहे थे आप। पिछले 3 साल से आपकी सरकार थी, उसके पहले आपकी सरकार थी, उन सरकार 9 साल से केंद्र में आपकी सरकार है। इस सरकार की उपलब्धियों की चर्चा आप नहीं कर रहे हैं। आप बजरंग बली को ला दिए, आप लव जिहाद लेके चले आए, आप हलाल लेके चले आए, आप हिजाब लेके चले आए। क्या कर्नाटक की जनता ने उन चीजों को सुन लिया? क्या बहुसंख्यक समाज ने आपके रास्ते पे चल पड़ा? वो नहीं चला वो, क्योंकि सरकार से लोग गवर्नेंस की उम्मीद करते हैं ना। आप किसी भी राजनीतिक दल को अपने तरीके से सोचना अधिकार है, लेकिन सत्ता में रहने के बाद आप उन नारों को नहीं बुलंद कर सकते हैं जिन नारों को आप विपक्ष में रहते हुए बुलंद करते रहते हैं। 2014 में जो आपने नारे दिए, 2019 में जो आपने नारे दिए, लोगों को वो लोग उसको सुन रहे थे, क्योंकि लोग आपसे उम्मीद किए हुए थे कि आप ढेर सारी चीजें करेंगे, देश के हक में करेंगे। आप गरीबी मिटाएंगे, आर्थिक विषमता दूर करेंगे, शिक्षा स्वास्थ्य की स्थिति बेहतर करेंगे, रोजगार के अवसर तलाशेंगे, महंगाई पर नियंत्रण करेंगे, देश की सरहदों की हिफाजत आप करेंगे। तमाम लोगों को उम्मीदें थी कि आपने खुद कहा था कि आप किसानों का जो आय है वो दोगुनी कर देंगे, किसान कृषि की लागत कम कर देंगे। आप इन चीजों को बताइए कि आपने क्या किया। आपने बड़े जोर शोर से नोटबंदी आपने लागू की। आप बताइए कि नोटबंदी से देश को क्या फायदा हुआ? आप तो चर्चा भी नहीं करना चाहते। आप नोटबंदी का नो भी नहीं बोलना चाहते हैं। मध्य रात्रि को संसद खुली थी और जीएसटी कानून पास कराया गया था, लागू हुआ था। अब जीएसटी से बता दिए कि जीएसटी से इस देश की अर्थव्यवस्था में कितना सुधार हुआ, रोजगार के कितने अवसर बढ़े, व्यापार करना कितना आसान हो गया, जो राज्य हैं उनके राजस्व में कैसे वृद्धि हो गई, कर चोरी कैसे आपने रोक लिया, व्यापार करने वाले लोगों को कितनी सुविधा हो गई। तमाम चीजों का हवाला क्यों नहीं देते आप राज्य सरकारों का इन आरोपों का जवाब क्यों नहीं देते कि जीएसटी के माध्यम से केंद्र सरकार राजस्व वसूल करती है और हमको नहीं देती, मेरा हिस्सा नहीं देती? आप इन सवालों का जवाब क्यों नहीं देते हैं? इसमें कोई दो राय नहीं है कि मोदी जी एक लोकप्रिय नेता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनके समर्थकों की, प्रशंसकों की संख्या अच्छी खासी है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भाषण कला में जो उनके पास है, अब आज की तारीख में जो हिंदुस्तान में जितने नेता उपलब्ध हैं उस तरह का भाषण नहीं दे पाते हैं। लेकिन यह भाषण तो उन्होंने हिमाचल में भी दिया, कर्नाटक में भी दिया, दिल्ली के एमसीडी के चुनाव में भी दिया। तो क्या लोग उन भाषणों से संतुष्ट हो गए? आपने कहा था भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, कर्नाटक में जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे उसकी जांच कराने के लिए आप तैयार नहीं है, तो कोई आपकी बात पर क्यों विश्वास कर लेगा? अब सरकार, अब जो आज जो स्थिति है जिस हम और आप चर्चा कर रहे हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी को अपनी जिम्मेदारियों का उल्लेख करना, जो जिम्मेदारियां देश के लोगों ने उनको सौंपी थी उनके बारे में हिसाब किताब देना है। अपने जो उनके कार्य की जो उपलब्धियां सरकार की, उनका हवाला देना है उनको। जब उन्होंने ये कहा था कि जब देश की मुद्रा का अवमूल्यन होता है तो देश की प्रतिष्ठा गिरती है, और आज आपको बताना होगा कि रुपए की कीमत को बचा करके आपने देश की प्रतिष्ठा कितनी बढ़ा दी, और अगर वो गिर गई तो आपने समझौता कर लिया देश के सम्मान के साथ। इन तथ्यों को लोग आपसे सुनना चाहते हैं। नारेबाजी का दौर खत्म हो गया है। आपको लगता है, सत्ता में बैठे हुए लोगों को लगता है कि आप बहुसंख्यक अल्पसंख्यक की बात करके समाज को बांट देंगे और राजनीति आप कर लेंगे। ऐसा होता नहीं है। अल्पसंख्यक भी अल्पसंख्यक है, मान लीजिए अल्पसंख्यक है वो, तो आप उसको उसके हितों को नकार देंगे, और बहुसंख्यक इस पे संतुष्ट हो जाएगा कि अल्पसंख्यकों को नकार दिया गया है। क्या इस देश के नायकों ने ऐसा ही समाज बनाया है कि एक आदमी का हक छीन करके आप दूसरे को दे दीजिए, लोग खुश हो जाएंगे? यह प्रयोग आपने किया था कर्नाटक में कि जो वहां अल्पसंख्यकों को रिजर्वेशन मिलता था उसको लेकर के अपने लिंगायतों में और वोकालिगा में बांटने की कोशिश की, लोगों ने मान लिया, स्वीकार कर लिया उस बात को। हमारा हक है वो मुझे मिलना चाहिए, लेकिन दूसरे का हक छीन के थोड़ा मिलना चाहिए मुझको।
और जब आप सबके हक की चिंता करेंगे तो किसी में कोई दोष नहीं होगा। अगर एक अस्पताल में सबको दवाएं मिल रही हैं, एक डॉक्टर वहां डॉक्टर बैठे हुए जो सबकी चिकित्सा कर रहे हैं, सबकी देखभाल कर रहे हैं, तो किसी के मन में नाराजगी क्यों होगी? लेकिन अगर आप कोई ऐसी चीज बना दें वहां खास लोगों की ही देखभाल की जाएगी और अन्य लोगों की देखभाल नहीं की जाएगी, तो क्या समाज को संतुष्ट कर लेंगे आप? कभी हुआ है आज तक? ये राजनीतिक टोटके हैं। लोगों को लगता है कि आप मैंने मणिपुर की हिंसा की बात हो रही है और हम छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो मणिपुर लोग भूल जाएंगे। संभव है क्या ये? आपको संतोष हो सकता है कि मैंने ऐसा कर दिया और इतना बड़ा तीर मार दिया हो कि बाकी सब चीजें ध्वस्त हो गई। ये शांत नहीं होती है। सरकार ने अडानी के मुद्दे पर कुछ नहीं बोला, इतना हल्ला हंगामा होता रहा संसद में, संसद के बाहर, यहाँ वहां सब जगह, सरकार कुछ नहीं बोली। तो क्या उस आरोप से, उस घटनाक्रम से समाज के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा? जो लोग ये मानते थे कि ये सरकार आर्थिक बेईमानी नहीं कर सकती है, उनका विश्वास टूटा कि नहीं टूटा? जो ये मानते थे कि ये किसी भी तरह से सरकार किसी आर्थिक अपराधी को संरक्षण नहीं दे सकती, ऐसे लोगों के विश्वास टूटे कि नहीं टूटे? चाहे आप बोले चाहे मत बोलिए। अगर आप बोलते तो सकता है कि ये चीजें लोगों के दिमाग से और खत्म हो जाती कि एक आर्टिफिशियल एटमॉस्फेयर बनाने का प्रयास किया जा रहा है सरकार के खिलाफ। वास्तव में ऐसा नहीं। आप अपनी जवाबदेही से नहीं बच सकते हैं, ये संभव नहीं है। आपके ऊपर अगर जवाबदेही है कि सरकार देश में अमन चैन कायम रखने का, तो आपको अगर आपसे कहीं विफलता हुई है, सामने आई है, तो इसका जवाब एक ऐसा क्यों है बताना पड़ेगा आपको। और अगर आप कोई तर्कसंगत बात नहीं करेंगे तो लोग आपकी बात पर विश्वास नहीं करेंगे। और लोगों ने जो गवर्नेंस की जो जिम्मेदारियां आप पे दी हैं, अगर गवर्नेंस की विफलताओं को आप कृत्रिम तरीके से मुद्दे बना करके आप उससे बच नहीं सकते। विपक्ष जो बात कर, विपक्ष क्या, मैं कोई विपक्ष के लोग कहीं बाहर से आए हैं क्या? वो भी तो जनता के प्रतिनिधि हैं। किसी क्षेत्र में लोगों ने उनको वोट दिया तभी तो संसद में पहुंचे हैं वो। अगर जनता के प्रतिनिधि जनता के सरकार से सवाल पूछ रहे हैं तो जवाब नहीं देंगे आप, और लोग मान लेंगे बहुत अच्छा काम हो रहा है। किस तरह का समाज आपने बनाया है भाई? अगर आप ये मान के चलते हैं कि सरकार से सवाल पूछे जाए और सरकार जवाब न दे और देश की जनता संतुष्ट हो जाएगी, क्या इस तरह का समाज आपने बनाया है क्या? अगर आप ये कहते हैं कि लोकतंत्र हमारे डीएनए में है, तो आपकी इस करतूत को डीएनए वाले लोग स्वीकार कर लेंगे? मुझे तो नहीं लगता कि स्वीकार करेंगे। तो जो गवर्नेंस की विफलताएं हैं, उन विफलताओं की जवाबदेही आपके ऊपर है और आपको इस बात का जवाब जनता के सामने देना पड़ेगा। और आप इससे बचने का प्रयास नहीं कर, बचने का प्रयास जितना भी आप कर लें, मैं नहीं मानता कि मैं नहीं जानता कि प्रधानमंत्री जी मणिपुर घटना के बारे में कितना बोलेंगे कितना नहीं बोलेंगे, लेकिन मैं ये जरूर मानता हूं कि मणिपुर घटना को लेकर के अगर सरकार लोगों के बीच में नहीं आती है, अपनी बातों को लेकर के नहीं आती है, तो उसका जो राजनीतिक नुकसान होगा उसकी भरपाई नहीं कर पाएंगे। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। सरकार को जवाबदेही जरूरी होनी चाहिए, क्योंकि शासन जो है वह किसी एक वर्ग का नहीं, पूरे समुदाय का, सभी वर्गों का, पूरे देश का शासन होता है। तो ये विश्वास देना बहुत जरूरी है कि हर वर्ग को कि हम आपके साथ खड़े हैं, आपकी पीड़ा में, आपके दुख दर्द में साथ खड़े हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को विराम भी देते हैं। और मैं सुनील शुक्ला जी का, हरिशंकर जोशी जी का, नेहा जी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने पूरे विषय का जो सार्थक विश्लेषण किया है। तो मुझे पूरा विश्वास है हमारे दर्शकों को विश्लेषण जरूर पसंद आएगा, कोई चर्चा जरूर पसंद आएगी। और आपसे मैं आग्रह भी करता हूँ, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ ही संवाद इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे संवाद इंडिया के अपडेट आपको समय से मिलते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिवादन।